लोगों के बहने की खबर है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये तस्वीरें, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप हालात और स्थितियां कितनी भयावह हैं इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल तिब्बत में ग्लेशियर फटता है और जिसके बाद पानी का बहुत बड़ा सैलाब नेपाल को अपनी जद में ले लेता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसको भारी नुकसान हुआ है, तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग दर्शकों लापता हैं। और इन तस्वीरों के बीच इस शोर को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बीच ये नेपाल में बहुत बड़ी तबाही, और इस तबाही का दायरा कितना बड़ा है इसको लेकर अपडेट्स इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें और इस खबर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में अब स्थितियां, तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बाद पानी का बहुत बड़ा सैलाब नेपाल में दस्तक देता है। और अब नेपाल की तस्वीरें, करीब 1000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबरें हैं। कहा यह जा रहा है कि आंकड़ा बहुत हद तक बढ़ सकता है, क्योंकि ये तस्वीरें, जो तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल के हालात अब बहुत ज्यादा भयावह हैं। नेपाल में तिब्बत के इस ग्लेशियर फटने से कितना नुकसान हुआ है, ये संख्या कितनी है, इसको लेकर आकलन किया जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अनुमानन यही कहा जा रहा है कि इस बाढ़ में 1000 से ज्यादा लोग बह गए हैं, क्योंकि तिब्बत में बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर का फटता है, जिसके चलते पानी का बहुत तेज सैलाब नेपाल की सरजमी में दस्तक देता है। और ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के जरिए इस पानी के प्रवास, पानी के वेग की भयावहता को आप समझ सकते हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस पानी के रास्ते में जो कुछ भी आया होगा, ये पानी एक जलजले के तौर पर उस हर स्थिति को अपने साथ बहा कर ले गया होगा। तो फिलहाल बाढ़ से हाहाकार है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज किया जा चुका है, लेकिन अमूमन इन प्राकृतिक आपदाओं में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक हाइड्रो प्रोजेक्ट जो नेपाल का इस तिब्बत के बॉर्डर के ठीक किनारे चल रहा था, उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तबाह होने की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज कर दिया गया है। तिब्बत से लगती सीमा, तिब्बत में ग्लेशियर फटा और ग्लेशियर का एक बहुत हिस्सा पूरी तरह से पिघलकर नेपाल की इस सीमा में दस्तक देता है। और जिसके बाद नेपाल की सीमा से सटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसको भारी नुकसान की खबरें हैं, और पहाड़ों के बीच से इस पानी के तेज प्रवाह को आगे बढ़ता हुआ देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तेज प्रवाह ने, इस तेज वेग ने अपने सामने आई हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक इमारत को बहा कर ले जाने के लिए काफी है। और यही वजह है कि तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इस इलाके में लापता होने की खबरें हैं। प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, बहुत अहम, बहुत बड़ी तस्वीर नेपाल से त्रासदी की, 1000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबरें हैं। ताजा अपडेट्स क्या है, एक बार दर्शकों को बताइएगा। प्रगति, अचानक बाढ़ ने नेपाल के रासुआ जिले में भारी तबाही मचा दी है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे तिब्बत की तरफ से भारी मात्रा में पानी भोटकोशी नदी में दाखिल हुआ और देखते ही देखते नदी ने रौद्र रूप ले लिया। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मीटरोलॉजी ने मुताबिक इस बाढ़ का असर भोटेकोशी से लेकर त्रिशूली नदी तक देखा जा रहा है और डाउनस्ट्रीम जो इलाके हैं उनके लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा असर रासुआ जिले के तिमुरे इलाके में हुआ है। जो तिमुरे का कस्टम ऑफिस एरिया भी बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। स्थानीय बस्तियों, सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने की खबर पहुंची है और कई जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने की चेतावनी दी गई है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक सिक्योरिटी पर्सनल्स के भी लापता होने की खबर आ रही है और फिलहाल कैजुअलिटीज और डैमेज की पूरी तस्वीर हमारे सामने अभी साफ नहीं है। इस बाढ़ को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि
आखिर इतनी मात्रा में वह पानी कैसे बढ़ गया अचानक, वो भी। तो नेपाल का जो नेपाल की अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ये बताया है कि फ्लड तिब्बतन साइड से आया है। इसकी एग्जैक्ट वजह अभी इन्वेस्टिगेशन के तहत है, लेकिन ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोफ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी तिब्बत में किसी ग्लेशियल लेक के अचानक टूटने या ड्रेनेज के कारण बड़ी बड़ी मात्रा में पानी नीचे की तरफ आया हो सकता है। लेकिन इस स्टेज पर अभी हम इसे कंफर्म ग्लोफ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेपाल का फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन भी प्रगति बहुत फिलहाल इससे। महत्वपूर्ण है। 1000 से ज्यादा लोगों का लापता हो जाना और कहा यह जा रहा है कि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये सिर्फ एक सामान्य बाढ़ नहीं, ये एक प्रलय है जिसने नेपाल की धरती पे दस्तक दिया है और अब नेपाल को इस प्रलय से उबरने में यह तय है बहुत समय लगने वाला है। प्रगति जी बिल्कुल। तो जी बिल्कुल ये बाबू, तस्वीरें, हाँ प्रगति बोलिएगा। जी जी बाबू, ये जो पूरा इलाका है वो हिमालयन रिवर सिस्टम का एक हिस्सा है। और तिब्बत से निकलने वाली नदियां नेपाल में प्रवेश करने के बाद तेजी से नीचे की ओर बहती हैं। और अगर ऐसे में ऊपर किसी ग्लेशियर या ग्लेशियल लेक से अचानक पानी रिलीज होता है, तो डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज के पास रिस्पॉन्स के लिए बेहद कम समय बचता है। और इस घटना का जो असर है वो सिर्फ लोगों और घरों तक सीमित नहीं रह गया है। नेपाल के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक रसुआ गदी और त्रिशूली 3A हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। इसके अलावा त्रिशूली 3B हब से जुड़ा 22 किलोवाट सबस्टेशन और कुछ ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो गया है। यानी एक तरफ फ्लड वाटर्स ने रोड्स और ब्रिजेस और सेटलमेंट्स को प्रभावित किया है, और वहीं दूसरी तरफ पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क पर भी इसका असर देखने को हमें मिल रहा है। और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने भी टेक्निकल टीम्स अफेक्टेड एरियाज में भेज दी गई हैं और डैमेज असेसमेंट तथा रिस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि अथॉरिटीज का कहना है कि नुकसान अभी पूरी उसकी तस्वीर सामने नहीं आई है। उसका पूरा जायजा अभी लेना बाकी है। और सबसे बड़ी समस्या अभी जो लोगों की है वो है डाउनस्ट्रीम एरियाज की और वहां पे रह रहे लोगों की, क्योंकि नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी और मीटोलॉजी ने रसुआ और नोवाकोट के साथ साथ दादिंग और चितवान के लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है। और फ्लड बिल्कुल प्रगति, फोरकास्टिंग जो डिवीजन तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर हमारे दर्शक ये भली भांति समझ सकते हैं कि ये तेज प्रवाह जब आगे बढ़ा होगा तो अपने रास्ते में पड़ने वाले हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा होगा। क्योंकि आप देखिए, एक बड़ा टावर जो है वो मोबाइल टावर है या फिर फ्रिक्वेंसी टावर है, वो टावर जब इस पानी की जद में आया तो ये कई फीट ऊंचा टावर चंद सेकंड में उखड़कर इस धारा प्रवाह के साथ आगे बढ़ता हुआ चला गया। प्रगति, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि इन स्थितियों में नुकसान का आकलन तुरंत कर पाना, कुछ घंटों में कर पाना, ये शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इन स्थितियों में राहत बचाव कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। राहत बचाव कार्य को लेकर अपडेट्स क्या हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर अपडेट्स क्या हैं, ताकि प्रगति एक और तस्वीर आई है, मैं लौटूंगा आपके पास। ये तस्वीर आप देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि तिब्बत में जब ग्लेशियर फटा और उसके बाद नेपाल में पानी की बड़ी धारा, पानी का तेज प्रवाह नेपाल के शहरों, नेपाल के इन तमाम रिहायशी इलाकों में दस्तक देता है, उसके बाद हालात कैसे हैं ये तस्वीर आपको परेशान कर सकती है। क्योंकि 2-2, 3-3 मंजिला घर इन इलाकों में मौजूद लोगों के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एरियल व्यू, इस एरियल व्यू के जरिए आप समझिए कि उन स्थितियों में, उन इलाकों में हालात कैसे हैं। 2-2, 3-3 मंजिला मकान इस फ्लड के साथ, इस पानी के जलजले के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा नुकसान नेपाल के लिए है। एक तरफ आप 2015 का वो काठमांडू में आप भूकंप याद करिए, जिसने नेपाल की कमर तोड़कर रख दी थी, नेपाल की आर्थिक रीढ़ को सीधे तौर पर डैमेज किया था। और अब तिब्बत में ये ग्लेशियर। हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए हैं, आपदा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। ये तस्वीरें नेपाल से आ रही, परेशान करने वाली हैं। एक बार इन तस्वीरों को देखकर आप ये आकलन करिए कि नेपाल की स्थितियां कितनी भयानक हो सकती है, हमारे दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, ये जो घटना है थोड़ी काफी अप्रत्याशित घटना है।
हम्म। और अभी नेपाल बहुत सारी चीजों से वैसे ही जूझ रहा था। पॉलिटिकल जो ऊपर नीचे चीजें हैं वो भी एक स्थिति थी। एंड जो वहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी है पर्टिकुलरली पहाड़ी इलाके में जो लोग हैं, और उसके साथ साथ जो रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उनके लिए भी इसमें काफी नुकसान के चांसेस ऐसे लग रहे हैं। और अभी पूरी तरीके से आकलन तो नहीं आया है, लेकिन इसमें जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको नुकसान होगा ही। और इसमें एक बात ये समझ में आती है कि जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उसमें कुछ ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो वल्नरेबल उसमें आते हैं, लेकिन स्थिति ये होती है कि उनको जानने के बाद भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको जो एड्रेस करने के तरीके हैं उसमें हम मतलब प्रिपेयर्डनेस की बात तो हो सकती है, लेकिन अगर वो ग्लेशियर फट गया तो उसका जो नुकसान होता है उसमें समय बहुत कम लगता है, और इतने कम समय में लोगों को वहां से बाहर निकालना ये थोड़ा सा असंभव हो जाता है। इस वजह से ये नुकसान की स्थिति बनती है। और ये जो अभी की घटना है ये काफी नुकसानदेह है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। और इस तरह के और भी कई ग्लेशियर्स हैं जो खतरे वाले माने जाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि इस साल जिस तरह से बारिश अभी और भी बताई जा रही है कि बारिश होने की संभावना है, तो देखते हैं कि कैसा होता है। बट ये एक काफी मतलब एक डरा देने वाली बात है। क्योंकि बिल्कुल सर, जो हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है 2-2, 3-3 मंजिला सर इमारतें ऐसी हैं जो इस पानी की जद में आ गई हैं, और पूरा का पूरा ये कस्बा बहता हुआ नजर आ रहा है। एरियल व्यू के जरिए भी हम दर्शकों को अपने तस्वीर दिखा रहे हैं सर कि कैसे इन स्थितियों के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में आई बाढ़ से भारी तबाही मची है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। हर पल की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि नेपाल के अंदर आई ये तबाही, और इन तबाही की तस्वीरों के बीच आप हालात समझिए कितने मुश्किलों भरे हैं नेपाल के अंदर, क्योंकि बाढ़ में 1000 से ज्यादा लोगों के बहने की खबरें हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, इस पानी के तेज प्रवाह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। और यही बड़ी खबर इस बीच नेपाल को परेशान कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर लगातार इन तमाम प्रभावित इलाकों के सरकारी मशीनरी को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, और पल पल पर नजर रखी जा रही है कि हालात कैसे हैं, सिचुएशंस कैसी हैं, और अब इस प्राकृतिक आपदा से कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों से संपर्क शुरू कर दिया है। कितना नुकसान हुआ है, किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्या स्थितियां हैं, कैसे राहत बचाव किया जाए, लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए। नेपाल के सामने बहुत बड़ी परीक्षा, और अगर मैं आपसे कहूं कि बालेंद्र शाह के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आपदा आई है, तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जिनके कंधे पर अब ये बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने देश को इस आपदा से निकालें, जो आपदा नेपाल के कई जिलों तक दस्तक दे चुकी है, कई कस्बों को निगल चुकी है, कई गांवों का एक एक सबूत मिटा चुकी है। ये स्थितियां इस वक्त नेपाल के अंदर है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, और ये एक एक तस्वीर, जिन तस्वीरों को देखकर आप इन हालातों का, इन सिचुएशंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल के अंदर इस भीषण त्रासदी, इस तबाही, इस जलजले के बाद हालात कैसे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही सिर्फ तबाह नहीं हुआ है, नेपाल के कई गांव उजड़ गए हैं। नेपाल के कई कस्बे इस पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं, और जो आंकड़ा 1000 लोगों के गायब होने का है, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अगर आप इन सभी वीडियोस की आवाज को बहुत ध्यान से सुनेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि इस बस्ती में लोग मौजूद थे, लोग अपने घरों के अंदर थे, लोग अपने आंगन में थे, लोग अपनी गलियों में थे, लोग इन कस्बों की सड़कों पर थे। सामान्य जनजीवन चल रहा था, लेकिन इस सामान्य जनजीवन के बीच एक ऐसे प्रलय ने दस्तक दी है, जो प्रलय इन तमाम लोगों को अपने साथ बहा कर लेकर चला गया।
हालांकि स्थितियां हालात कैसे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तिब्बत में ग्लेशियर फटने से पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब नेपाल की नदियों में दस्तक देता है, और न सिर्फ दस्तक देता है, अपने दिशा में पड़ने वाले उन तमाम चीजों को बहा कर ले जाता है जो भी उसके रास्ते में आई हैं। बाढ़ से आपको बता दें कई ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। रासुआ जिले में बहुत भारी तबाही देखी गई है। भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आई है, दर्जनों बस्तियां बाढ़ में बह चुकी हैं, हजारों लोगों के बहने की आशंका है। बाढ़ से सड़कें, पुल सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नेपाली सेना अब राहत बचाव में उतर चुकी है। त्रिशूली नदी में भी हाई अलर्ट है। बाढ़ अब दाधिंग तक पहुंच चुकी है, यानी कि नेपाल के मिड क्षेत्र तक ये बाढ़ पहुंचने वाली है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण खबर। नेपाल में जिस तबाही, जिस त्रासदी ने दस्तक दी है, उस त्रासदी ने नेपाल के लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ में करीब 1000 लोगों के बहने की खबर है, और यह तस्वीरें बाढ़ से नेपाल में हाहाकार, चीत्कार है। बाढ़ से नेपाल में, इस पानी के तेज सैलाब से नेपाल में अब पूरी तरह से जनजीवन पटरी से नीचे उतर चुका है। खुद प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह इन इलाकों में नजर रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रीय बैठक बुलाई गई है, आपातकाल बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यह स्थितियां तय की जाएंगी कि जल्द से जल्द कैसे मदद पहुंचाई जाए। और नेपाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नेपाल की नजर इस त्रासदी, इस आपदा के बीच सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी देशों पर होगी। हमारे साथ संजय मिश्रा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। संजय, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें नेपाल से लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और संजय, बहराइच नेपाल से सटा हुआ जिला, एक बार बताइएगा कि इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक क्या समझें, नेपाल में हालात कैसे हैं? संजय। बिल्कुल वैभव, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से तिब्बत में जो भोटे कोशी नदी है और उसमें जब सैलाब आई है, सैलाब आने के बाद से नेपाल का जो टिमरी जिला है पूरी तरीके से तबाह होने के कगार पर है। वहां का हाइड्रो पावर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और हजारों की संख्या में लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। अब इसका सीधा तौर पे असर अगर हम बताएं तो वो राप्ती नदी, घाघरा नदी और जो रोहिणी नदी है और गंडक, इन चारों नदियों में पड़ने वाला है। ऐसे में बहराइच तराई का जनपद है, नेपाल से सटा हुआ जनपद है। तो अगर हम बात करें तो बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत और आप जो है बलरामपुर समझ सकते हैं। इसके साथ में कुशीनगर के कई ऐसे आसपास के जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर के कहीं न कहीं अलर्ट जारी हो सकता है, क्योंकि ये सभी जनपद नेपाल से जुड़े हुए हैं और ये जिस तरीके से नेपाल के अंदर तबाही देखी जा रही है उसका असर कहीं न कहीं कुछ घंटों के बाद जो है वो इन नदियों में देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको साफ तौर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वो सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच जाए, ये जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में इस नदी के फटने की वजह से, इस नदी में सैलाब आने की वजह से जिस तरीके से तबाही मची है उसका सीधा तौर पे असर इन तराई वाले क्षेत्रों में जरूर देखा जा सकता है। हालांकि जरूर कुछ समय जरूर लगेगा, क्योंकि पहाड़ों का पानी सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो राप्ती में आता है, घाघरा नदी में आता है, कौड़ियाला नदी में आता है। ऐसी 5 नदियां हैं जिसमें सीधे तौर पे नेपाल का पानी आता है। और कहीं ना कहीं अगर ये सैलाब अगर उत्तर प्रदेश के तराई जनपदों में अगर आता है तो इन जनपदों के लिए काफी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल हालांकि अगर जब से ये घटना घटित हुई है, आज की सुबह की घटना है, इस घटना के बाद से जिले के अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। लगातार सभी को जो है वो चौकन्ना कर दिया गया है। अधीनस्थ अधिकारी जो है वो पूरे क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। हालांकि आज बाराफात का जरूर छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद सभी जो जनपदीय स्तर के अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। सभी को समझने की आवश्यकता ये है, इंडिया न्यूज के दर्शक अगर देख रहे हैं तो उनको समझने की आवश्यकता ये है कि तराई भाग पूरी तरीके से खतरे से खाली नहीं है। यानी कि संजय, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इन नदियों का पानी भारत के इन तराई क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। मुश्किलें, चुनौतियां भारत देश के इन तराई इलाकों के लिए भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस सैलाब का जो है पूरा असर कहीं ना कहीं तराई भागों में देखने को मिल सकता है और इसका एक काफी बुरा असर भी पड़ सकता है। हालांकि लोग निश्चित तौर पर सतर्क है, क्योंकि लगातार कई दिनों से ये पूरा क्षेत्र जो है वो बाढ़ग्रस्त था। पानी अब जो जल स्तर है वो उतरा हुआ है, लेकिन अभी भी जो है
लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिलहाल नेपाल में बचाव कार्य जारी है। कुछ और संजय, हेलीकॉप्टर से बिल्कुल बचाव हो रहा नेपाल है, की कुछ तस्वीरें वाकई हृदय विदारक हैं, डरा देने वाली हैं। ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को लेकर आमादा है। संजय, एक बार बताइएगा कि नेपाल के अंदर, क्योंकि आंकड़ा अब तक ये आ रहा है कि 1000 लोग जो है वो लापता हैं, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि 2015 का वो काठमांडू का भूकंप याद करिए जिसने नेपाल की रीढ़ को तोड़कर रख दिया था। इस प्रलय ने भी नेपाल को बहुत बैकफुट पर ढकेल दिया है और गायब होने वाले लोगों का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। यह अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं। बिल्कुल बाबू, देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये घटना घटित हुई है, नेपाल के तमाम ऐसे जो पत्रकार, जो जिम्मेदार पत्रकार हैं, वो हमारे संपर्क में है। कुछ अधिकारी जो है वो हमारे संपर्क में है, उनसे हमारी अभी बात कुछ देर पहले ही हुई है। उनका साफ तौर पे कहना है, उनका कहना यह है कि आंकड़ा अभी हम सही तौर पे नहीं बता सकते हैं कि कितने लोग इस सैलाब में जो है वो प्रभावित हुए हैं, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो 1000 से अधिक जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक ये सैलाब सुबह 8:50 पे आया है। तमाम ऐसे लोग हैं जो घरों से निकले हुए थे काम पे जाने के लिए, उनको ये पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी तबाही आ सकती है। हालांकि वहां पे बचाव कार्य जारी है। नेपाल के जो पीएम है पालेन शाह, उन्होंने पूरी तरीके से पूरा जो है स्थिति संभालने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। कई हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, लेकिन नेपाल सरकार जरूर प्रयास कर रही है। हमें ये उम्मीद ये भी लगता है कि शायद देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, निश्चित तौर पे वो नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करेंगे। और संजय जी, समझी जा सकती है कि इन हालातों के बीच अगर नेपाल के मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो इतना बहुत शानदार नहीं है। ऐसे में नेपाल को अपने पड़ोसी देश सबसे पहले भारत की तरफ जो है वो देखना होगा। और ये तय है, भारत से मदद नेपाल मांग सकता है, लेकिन इस मदद मांगने से पहले ही भारत मदद का ऐलान कर देगा, ये तय मानकर चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरीके से तबाही आई है, जैसे आप याद करिए, जब पिछली बार जब भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत ने मदद का ऐलान किया था और तत्काल जो है उन्होंने भारत ने जो है स्पेशल प्लेन भेज करके और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भेजी थी और वहां पर पूरी तरीके से मदद किया था। ऐसे में पूरी तरीके से जिस तरीके से नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध है, ऐसे में प्रधानमंत्री जरूर अपना दरियादली दिखाएंगे और निश्चित तौर पर पालेन शाह जो पीएम है नेपाल के, उनसे वो बात करेंगे। बात करने के बाद निश्चित तौर पर शायद बात हो भी चुकी होगी और वहां पे सहायता राशि जरूर भेजी जाएगी, सहायता वहां पे जरूर भेजी जाएगी, क्योंकि भारत जब तक वहां पे सहायता नहीं करता, क्योंकि नेपाल का जो पूरा अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जो सिस्टम्स है, जो सुविधाएं हैं, वो अभी पूरी तरीके से नहीं है। ऐसे में भारत जरूर मदद करेगा, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से तबाही आई है, ऐसे में भारत का जो मदद कर रहा है वो काफी लाजमी बनता है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, वो मदद करेंगे। बिल्कुल, जो तस्वीरें लगातार हम नेपाल की सरजमी से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो संजय परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इस प्रकृति के प्रलय के बीच 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला मकान में देख रहा हूं। इस पानी के जद में जो कुछ भी आ रहा है, सब कुछ एक ताश के पत्ते, एक तिनके की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। संजय, इन स्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज नेपाल के सामने खड़ा हो गया है कि इस आपदा के बीच आप अपने लोगों की जिंदगी, अपने लोगों की जान कैसे बचाएंगे। देखिए, जिस तरीके से जिम्मेदार पत्रकार से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पानी का जो वेग है, जो सैलाब का जो वेग है, वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर की घंटा के अनुसार वो चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे वेग में अगर बड़ी बड़ी इमारतें भी अगर सामने अगर आती हैं तो वो धराशायी हो जाएंगी। सोचिए कि ऐसे वेग में जब इमारतें धराशायी हो रही है तो व्यक्ति विशेष का क्या वहां पर महत्व है, किस तरीके से कोई व्यक्ति अपना जान बचा पाएगा। ऐसे में पूरी तरीके से वहां पे तबाही मची हुई है, चारों तरफ चीख पुकार मचा हुआ है, लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनों को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जो नेपाल सरकार है वो भी पूरी तरीके से वहां पर लोगों को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है। संजय, आप नेपाल के भौगोलिक क्षेत्र को, भौगोलिक परिक्षेत्र को बहुत विस्तार से समझते हैं, बहुत बारीकी से समझते हैं। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस प्रलय ने नेपाल के किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, सबसे ज्यादा चुनौतियां किन इलाकों, किन जिलों में हैं और कौन कौन से ऐसे चिन्हित पॉइंट हैं जिसको उसने पूरी तरह से लगभग तबाह कर दिया है। देखिए वैभव, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बिल्कुल अगर हम एक नक्शे की हम बात करें तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर और बिहार का शुरुआती छोर, यानी कि अगर आप रक्सौल बॉर्डर को अगर आप बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से आपने रिपोर्टिंग की है। रक्सौल बॉर्डर से सटे हुए सारे जनपद हैं। जो नेपाल का जो टिमरी जिला है वो काफी जो है, समझिए कि एक तरीके से अगर कहा जाए तो कम, जब बारिश कम होती है उस समय भी वहां पे काफी वहां पे सैलाब आता है। ऐसे में जब ये तिब्बत की भोटेकोशी नदी जब ये पूरी तरीके से जब वहां पे जब सैलाब जब लेकर के आई है, तो नेपाल से और उत्तर बिहार से सटे हुए तमाम ऐसे जनपद हैं जो प्रभावित होने के जद में हैं।
अगर हम बात करें तो कुशीनगर का जनपद है, महाराजगंज जनपद है, कुशीनगर जनपद है, आपका सिद्धार्थनगर जनपद है, बहराइच है, लखीमपुर है, आपका पीलीभीत है, क्योंकि बनबसा से लेकर के और रक्सौल बॉर्डर तक जो नेपाल का जो तराई इलाका है वो पूरी तरीके से समझिए कि इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ है, चाहे वो राप्ती नदी हो, गंडक नदी हो, कोसी नदी हो या आपका घाघरा नदी हो, कौड़ियाला नदी भी इसी से जुड़ करके आती है। पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो ये सारी नदियां जो है जब ये उफान पर आएंगी तो कई ऐसे जनपद हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल में बाढ़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। नेपाल में इस प्रलय के बीच पीएम बालेंद्र शाह ने सेना तैनात के आदेश दिए हों और यह तय था, क्योंकि इन हालातों के बीच सेना का तैनात किया जाना है बहुत महत्वपूर्ण है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको नुकसान है, इलाकों में बाढ़ से हाहाकार है। प्रशासन ने राहत बचाव अभियान तेज कर दिए हैं और अब सीधे तौर पर नेपाल ने ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए सेना को तैनात कर दिया है, ताकि इस सिचुएशन से नेपाल बहुत जल्द निपटे और इन हालातों के बीच नेपाल उन तमाम अपने लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों ने इस तबाही के बीच अपने परिवार को, अपने आप को खो दिया है। वो बह गए हैं इस सैलाब में। नेपाल में बाढ़ से जुड़ी यह बहुत बड़ी खबर इंडिया न्यूज ब्रेक कर रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सेना की तैनाती के आदेश दे दिए हैं और अब रेस्क्यू ऑपरेशन को सीधे तौर पर नेपाल की सेना लीड करेगी, नेपाल की सेना गाइड करेगी। और अब इन तस्वीरों के बीच ये 3 तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो सबसे पहले हमने आपको दिखाई, और इस तस्वीर में तिब्बत में बादल फटने के बीच कितनी तेजी, कितनी प्रवाह के साथ ये जलधारा अपने साथ सब कुछ समेटते हुए आगे बढ़ रही है। दूसरी तस्वीर उस एरियल व्यू की, जिस व्यू में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इस नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को लेकर आमादा और बहुत स्पीड में आगे बढ़ता हुआ। जबकि तीसरी तस्वीर एक रिहायशी इलाके की, और यह तस्वीर परेशान करने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े मकान, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान जो इस नदी के किनारे मौजूद थे, वो मकान ये नदी अपने साथ तिनके की तरह बहा कर लेकर चली गई। लोगों को संभलने का, बचने का, भागने का मौका तक नहीं मिला। संजय हमारे साथ जुड़े हुए लगातार तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। संजय, फिलहाल बड़ी खबर यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने सेना को आदेश दे दिए हैं कि भाई मोर्चे पर पहुंचिए, मोर्चा संभालिए, रेस्क्यू संभालिए और फटाफट जितनी जल्दी हो सके नेपाल के नागरिकों की जान बचाइए, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। संजय, बिल्कुल वैभव, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से जो अपडेट मिल रहा है, ऐसे में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, उन्होंने पूरी सेना को धरातल पर उतार दिया है और उन्होंने निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक संसाधन के साथ जो है वो सेना इन जगहों पर उतरने के बाद जो है वो बचाव कार्य में जुट जाए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए ये जो है बागमती एक स्टेट होता है, पूरा स्टेट कहा जाता है बागमती। बागमती स्टेट के कई ऐसे जनपद है जिसमें रसुआ है, नुआकोट है, धादिंग है, गोरखा है। ये सभी जो है इसी नदी के किनारे किनारे बसे हुए हैं, सभी जनपद हैं। और इसके किनारे अगर ये पूरी तरीके से सैलाब में इस समय बिल्कुल तबाही के कगार पे है, और इसके बाद अगर ये सैलाब अगर आगे बढ़ता है तो मैं आपको बताऊं कि ये पूरी तरीके से बिहार का पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया है, आपका पश्चिमी चंपारण है, ये सब जनपद जो है पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। कोसी नदी के अंदर काफी पानी जाने की आशंका जताई जा रही है, यानी कोसी नदी में भी भयानक बाढ़ आ सकती है। और उसका असर सीधे तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश में करें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जो बिहार के जनपद हैं, ये पूरी तरीके से प्रभावित होंगे। और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जनपद, बहराइच, बलरामपुर और लखीमपुर जनपद जो है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। संजय, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जब भी किसी देश में दस्तक देती हैं, संजय, जब भी किसी देश में आती हैं तो वहां की मौजूदा सरकार के सामने ये आपदाएं एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ी हो जाती हैं। और एक ऐसी ही चुनौती अब बालेंद्र शाह के सामने है कि इस प्राकृतिक आपदा के बीच आप इस आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कितने लोगों की ज्यादा से ज्यादा जान बचा सकते हैं, यह अपने आप में अब बड़ी चुनौती बालेंद्र शाह की सरकार के सामने है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये छोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि जो नेपाल राष्ट्र है वो मैदानी राष्ट्र नहीं है, वो मैदानी वहां पे जगह नहीं है, वो पूरी तरीके से पहाड़ी है, वहां पे नाले हैं, वहां बड़े बड़े पहाड़ हैं, और वहां पे जो नीचे जो खाई है, वहां पे जब सैलाब भरता है तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाना कितना मुश्किल का काम है। जहां गाड़ियां नहीं पहुंच सकती है, जहां व्यक्ति
खुद पैदल नहीं पहुंच सकता है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा सकता है और कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। हालांकि पूरी तरीके से नेपाल राष्ट्र जो है इस पे कहीं न कहीं मंथन कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद सेना को उतार चुके हैं, सारे संसाधन वहां पर भेजे जा रहे हैं, लोगों को बचाने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन अब कितने लोग इसमें सुरक्षित बचाए जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। संजय, मैं लौटूंगा। हमारे साथ फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ के नवीन जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक बार जानकारी ले लूं इन तस्वीरों के जरिए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। लेकिन ये तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली हैं। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, भले ही स्थितियां इस वक्त कैसी उतार चढ़ाव वाली हों, लेकिन रोटी बेटी का साथ है नेपाल का और भारत का। और अगर नेपाल से ऐसी तस्वीरें आती हैं तो दिल हर भारतीय का भी दुखता है। नवीन जी। बिल्कुल। नेपाल वैसे भी हमारा सार्क कंट्रीज का पार्टनर है और हम टोटली जो उसको हर टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जी। तो अब ये जैसे ग्लेशियर फटा है तो ये वाकई में चिंताजनक है। ऐसा तो किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी। होता है लेकिन इतना भयंकर होता है तो ये एक नया एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए भी। लेकिन एनी हाउ हमारे एनडीआरएफ बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, इन तस्वीरों का पूरा विस्तार आप समझाएगा हमारे दर्शकों को। लेकिन सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर, तिब्बत में ग्लेशियर फटने के बीच भारी पानी का सैलाब जब रिहायशी इलाकों में दस्तक देता है तो हालात कैसे हैं। दूसरी तस्वीर, नेपाल में नदी में इस पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने को आमादा और तेज वेग के साथ ये बढ़ता पानी अब नेपाल के लोगों के लिए बड़ी चुनौतियां। तस्वीर नंबर 3, इस विंडो में आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि नेपाल के इन पहाड़ों के बीच से तेज धारा जो आगे बढ़ रही है वो अपने साथ इन स्थितियों को पैदा कर रही है कि नेपाल के अंदर ये प्रकृति के प्रलय की दस्तक है। चौथी तस्वीर, नेपाल में लगातार तेज धारा के बीच नदी के किनारे के तमाम इलाकों और उनके किनारे बना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जमींदोज होकर ये नदी का पानी अपने साथ बहा कर ले जाने के लिए तैयार है। पांचवी तस्वीर, नदी का जलस्तर खतरे के निशान को बहुत ज्यादा पार कर चुका है, यानी खतरे का निशान अगर 6.0 है तो अब पानी का यह बहाव 10.0 तक पहुंच चुका है। ऐसे में आप हालात का अंदाजा लगाइए। और जैसा कि मेरे सहयोगी संजय लगातार ये अपडेट भी दे रहे थे कि ये पानी सीधे तौर पर भारत के तराई इलाकों तक पहुंचता है। ये नदियां भारत के तराई इलाकों को जोड़ती हैं, तो ये तय मानकर चलिए भारत के तराई इलाकों में भी मुश्किलें। तस्वीर नंबर 6, और इन 6 तस्वीरों के जरिए आप हालात समझ सकते हैं। नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। नवीन जी, बहुत महत्वपूर्ण है, इन तस्वीरों के जरिए एक बार आप अंदाजन बताइएगा कितना नुकसान नेपाल को हुआ होगा, कितना नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर, कितनी जनहानि हुई होगी, एक अंदाजा बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये नेपाल हाइट पर है तो जो ऊपर से ग्लेशियर फटते हैं और जो डैम या सैडल डैम टूटते हैं तो उनका प्रेशर नीचे जैसे जैसे आता है वैसे वैसे स्पीड उसकी बढ़ती है। और साथ में वो बोल्डर और इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर या जो भी चीज बीच आ जाती है बीच में तो वो भी जो है नीचे की तरफ आती है और डैमेज करती हुई चली जाती है। तो ये तो एक छोटी सी वार्निंग है, लेकिन इससे ज्यादा जो है पब्लिक को जनहानि होती है क्योंकि वाटर लेवल बहुत हाई हो जाता है। दूसरा, ये जब नीचे तराई क्षेत्र में जाएगा पानी तो वहां पर काफी बड़ी बाढ़ आ जाएगी और लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और सब जगह जो है लोगों को सेफ प्लेस में जाने के लिए बता दिया गया है। इसके लिए ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं और लेकिन फिर भी जो है बिहार गवर्नमेंट को और तराई क्षेत्र के यूपी के कुछ एरिया वो सब इससे जो है प्रभावित होंगे। नेपाल के अंदर तो आप मान के चलो पूरा वॉश आउट हो जाएगा वो एरिया तो उसके अंदर, और लेकिन वो सारा इफेक्ट अपने साइड में आएगा, तराई साइड में। उसके लिए हमारी एनडीआरएफ की टीमें तैयार है। अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इन हालातों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये अब रेस्क्यू ऑपरेशन 1, 2 या फिर 3 दिन का नहीं है, महीनों भर चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्कुल चलेगा और ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर जी। अगर मौसम खराब ना हो, अभी मौसम साथ दे या मौसम कोऑपरेट करे तो मैं इसको हम लोग काफी अपनी एक्सपर्टीज के द्वारा इसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं।
और वैसे भी नेपाल ने इसको जो है आपका आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो इसके लिए बाहर से विदेशों से भी एड आएगी। इंडिया तो दे ही रहा है, इंडिया से सारी दवाइयाँ, डॉक्टर्स, मेडिकल टीम, एक्सपर्ट्स और सारे पहुंचे हुए हैं। और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी जाएंगे। तो बाकी रेस्क्यू के अंदर इंडिया तो माहिर है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जो होगा नुकसान वो तो सडनली हुआ है, क्योंकि उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। और ये नेचुरल कैलेमिटी थी बहुत जबरदस्त, जो एक नेपाल के लिए शॉक वेव का काम किया है। और रवि जी, और बिल्कुल काफी आप जी एनडीआरएफ में सालों तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये तय मानकर चलिए जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सर महत्वपूर्ण ये भी है कि जिन जिलों में ये बाढ़ का पानी इस प्रवाह के साथ बह रहा है, इस प्रवाह के साथ पहुंच रहा है, उस जिले के नदियों के किनारे बसे हुए इलाके में समझ सकता हूं कि पूरी तरह से फ्लैश आउट हो गए होंगे। बिल्कुल हो गए, 101% हो गए होंगे। और लोगों को टाइम नहीं मिला होगा, क्योंकि वार्निंग तो आई नहीं थी, तो लोगों को टाइम नहीं मिला होगा। पूरा उनका जितना इंफ्रा उनके था वो सारा ही वॉश आउट हो गया होगा। और जो जान बचा के भागे होंगे वो हायर क्षेत्र में ऑलरेडी कह दिया गया है, वो सारे के सारे जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन जो फ्लो जो फटा है, जो वाटर फ्लो और उसका ट्रैक है, तो उसके अंदर तो तबाही हुई है। और उसमें आप मान के चलें कि अभी साल 6 महीना लगेगा उसको दोबारा से कवर करने में, क्योंकि ये तो पहाड़ी क्षेत्र है और कोई इसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि नुकसान को कैसे ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से। जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने भी किया है, इसको देखा है, तो इसके अंदर काफी चैलेंजेस होते हैं। तो देखते हैं, ये तो नवीन जी बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तस्वीरें किस हद तक साफ होती हैं, क्या कुछ क्लियर होता है, कितना नुकसान हुआ है, किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं, किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं। लेकिन नवीन जी एक जानकारी और हमारे दर्शकों को ये दे दीजिएगा कि इन तस्वीरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? मौसम, समय या फिर हालात? तीनों चीजें। मौसम बहुत जरूरी है, पहला नंबर 1। दूसरा नंबर 2 ये है ना, जो कीचड़, मलबा और ये बोल्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं जी। और इसमें जो लोग फंस जाते हैं उनको ट्रेस करना, ट्रैप करना, उनको निकालना, ये अनदर बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लाइफ को सेव करना। तीसरा जो होता है उनको रिहेबिलिटेशन, तो उनको जो लोग काफी डैमेज्ड हो गए हैं या काफी विक्टिम हो गए हैं, तो उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, खाना पीना, रहना, कपड़ा, ये सब का मैनेजमेंट, ये 3 चीजें जो मेरे अनुभव की हैं वो मैंने देखा है। अगर हम इन पे कंट्रोल कर लें तो हम सिचुएशन को लगभग 50 to 60% सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन मेन प्रायोरिटी वही है कि दोबारा इस टाइप की एकदम कोई सडन ऐसी घटना ना हो जाए कि फिर कोई ग्लेशियर फट जाए या फिर कोई ऐसी स्लाइड हो जाए। तो बस उसी से भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा ना हो। और बाकी हम लोग तो है ही एक्सपर्ट है, उसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं और इसके अलावा जरूरत पड़ेगी तो और भी हमारे बंदे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें इंडिया का और एरिया भी देखना है। सब जगह बाढ़ें आ रही है जी, सब जगह जो है काफी नुकसान हो रहा है। संजय जी, भारत से एनडीआरएफ की टीम जो है वो नेपाल के लिए रवाना हुई है जी, हो गई ये है बहुत already बड़ी तो। खबर आप बता रहे हैं जी, क्योंकि पीएम से बात हो गई है और पीएम ने वहाँ के पीएम को आश्वासन दिया है। और क्योंकि ऐसा होता है ना, जाने में सामान के साथ पहुंचने में समय इसमें लगता है, टाइम लगता है। जी, क्योंकि ये तो प्रकृति ही कभी भी बिना बताए दस्तक दे सकती है। वो तो हमेशा होता है। हमको आपको तैयारियां करके पहुंचना पड़ेगा। हर एक इक्विपमेंट को जो है वो बारीकी से जांचना पड़ेगा। मौके पर आप पहुंचे, पता चला वो इक्विपमेंट ही आप भूल गए जब आप रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए ग्राउंड पर उतरे। ये हम हमेशा तैयार रहते हैं जी, एक आपको मैं बता दूं, दर्शकों को, आपके सभी को बता दूं कि ये हम हमेशा 24 घंटे 24/7 तैयार रहते हैं। और सर एनडीआरएफ के कई ऑपरेशंस मैंने खुद ग्राउंड जीरो पर उतर कर देखे हैं। सैल्यूट है सर आपको इन तमाम ऑपरेशंस को लेकर और इस देश के एनडीआरएफ को। एक महत्वपूर्ण सवाल सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अगर हमारे दर्शक ये समझना चाहें
कि हालांकि ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कितना वक्त लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? आप बिल्कुल ये सही थोड़ा कह रहे मुश्किल हैं। है सर, क्योंकि ये स्थितियां बहुत परेशान करने वाली हैं। अब परेशान, और रेस्क्यू में जितना टाइम ज्यादा होगा उतना ही कैजुअलिटीज का चांसेस बढ़ने के ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो लोग डेब्रीज में फंस गए, दलदल में फंस गए, अगर उनको एयर पॉकेट नहीं मिली तो वो आप मान के चलें डेथ रेट बढ़ जाएंगे और उनको